Good morning to all 10th class students and welcome back to online classes of IPS school. My name is Ramesh Kumar. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, तो उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम समझ सकते हैं कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारी बॉडी के अंदर कई टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर हमारी बॉडी की सभी सेल्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से गैसेस न्यूट्रिशन नहीं ले सकती है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी जो हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक फूड सप्लाई कर सके, इसके अलावा गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसी टाइप के सिस्टम को ही हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बॉडी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और गैसेस सप्लाई करता है और वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है। तो स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर इस सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टडी की जाती है। मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम की जो पार्ट बनते हैं वो है एक ब्लड, मेन जो पार्ट होता है वो है ब्लड, दूसरा पार्ट होता है इसमें हार्ट और तीसरा पार्ट होता है इसमें ब्लड वेसल्स। इसके अलावा एक और सिस्टम बनता है, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट बनता है, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सिस्टम। उसको हम आगे स्टडी करेंगे। पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ब्लड। स्टूडेंट, ब्लड क्या है? तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि बॉडी के सभी पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। इसको इसलिए कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई होता है, तो ये सभी को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा इस ब्लड का फंक्शन आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा इस ब्लड का अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ में ये कैसा है, ब्लड स्लाइटली एल्केलाइन होता है, हल्का सा ये एल्केलाइन यानी कि बेसिक होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 7.4 पीएच वैल्यू होती है इसकी। स्टूडेंट, ब्लड फॉर्मेशन की बात अगर हम करें तो ब्लड का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज पर और न्यूबॉर्न बेबी में ये होता है स्प्लीन में, जबकि एक एडल्ट पर्सन में ये होता है बोन मैरो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो और न्यूबॉर्न में कहाँ पर होता है, स्प्लीन में होता है, जबकि एक एडल्ट पर्सन में ये बनता है बोन मैरो में। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड फॉर्मेशन अकर इन रेड बोन मैरो। अब इस ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, और ये जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर 5 से 5.5 लीटर तक एक हेल्दी पर्सन में, एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में ये प्रेजेंट होता है। इसके जो पार्ट देखिए डिफरेंट पार्ट, तो ब्लड में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका प्लाज्मा, जो कि इसका फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। दूसरा ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की हम पहले डिस्कस करते हैं। तो प्लाज्मा टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% पार्ट बनाता है, 55% पार्ट लिक्विड पार्ट होता है ये। इसके अलावा इसके अंदर 90 से लेकर के 90% तक क्या होता है, वाटर होता है, और 8 से 10% तक इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, कुछ एमिनो एसिड्स है, इसके अलावा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा का अगर हम फंक्शन देखें तो द मेन रोल ऑफ प्लाज्मा इज टेक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट नीडेड, यानी कि जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, गैसेस को ये कैरी करता है। गैसेस बहुत कम मात्रा में प्लाज्मा कैरी करता है। इसके अलावा जब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के बाद में वेस्ट मटेरियल सेल्स इसी प्लाज्मा के अंदर
ट्रांसफ़र कर देती है, तो ये वेस्ट मटेरियल को वापस सर्कुलेशन द्वारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक सप्लाई करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स एक पार्ट हमने पढ़ लिया, प्लाज्मा को आप अलग से लिखेंगे इसमें ब्लड के कंपोनेंट मान करके। दूसरा इसका पार्ट आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स या हम इसको कह सकते हैं ब्लड कार्पल्सीज, रक्त कणिकाएँ। ये ब्लड कार्पल्सीज है, ये 3 टाइप की होती है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि तीनों ही टाइप की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही ये कहाँ पर फॉर्म होती है? ये तीनों ही फॉर्म होती है हमारे बोन मैरो में। जैसे कि हमने आपको ब्लड का फॉर्मेशन अभी भी बताया कि एक एडल्ट पर्सन में ये कहाँ बनती है? ये बोन मैरो में बनती है। ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको। स्टूडेंट यह है एक बोन, और इस बोन के अंदर यहाँ पर आपको एक खोखला सा पार्ट दिख रहा है जो कि एक कटा हुआ पार्ट है, और इस कटे हुए पार्ट के बीच में हम देखें तो यहाँ पर एक ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसके अंदर यहाँ पर। तो ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है? इसी को हम कहते हैं रेड बोन मैरो। और जितने भी ब्लड कार्पल्सीज हैं वो सभी यहीं पर फॉर्म होती है। तो हमने सबसे पहला नाम लिया था किसका? आरबीसी का। तो आरबीसी हम देखें यहाँ पर, तो आरबीसी ये बिना न्यूक्लियस की सेल्स होती है। आरबीसी एक एक्सेप्शन आता है जिसमें एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है बाइकॉन्केव, यानी कि ऊपर से अगर देखें तो हमें राउंड शेप में दिखेगी, लेकिन साइड से हम इसको देखेंगे तो ये कैसे दिखेगी? बाइकॉन्केव। ये यहाँ पर अंदर की ओर इसमें से पार्ट नीचे की ओर दबा हुआ है, तो यहाँ से इसका कॉन्केव पार्ट बनता है और ये इसका डायमीटर है। आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्लड में लगभग 99% पार्ट बनाती है टोटल ब्लड कार्पल्सीज का। और इनका अमाउंट अगर हम देखें तो ये 4 से 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ये प्रेजेंट होती है। इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का कलर रेड होता है और ब्लड का कलर भी रेड ही होता है। आगे हम बात करें इसके लॉन्ग लाइफ की, तो लॉन्ग लाइफ इसका 120 डेज होता है। 120 दिन के बाद में ये स्प्लीन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और वहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्टूडेंट्स आगे हम अगर इसमें आरबीसी का मेन फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है? आरबीसी में जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके अंदर रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और हमारी बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है उसका लगभग 97% पार्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसलिए आरबीसी का मेन फंक्शन है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ये केवल ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करती है बल्कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड भी आरबीसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। तो नेक्स्ट हम बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी स्टूडेंट 2 टाइप की होती है और दोनों टाइप के अलग अलग फिर से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी दी गई है 5 टाइप्स की: लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिलस, बेसोफिलस और न्यूट्रोफिलस। इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर दूँ तो ऊपर वाली दोनों लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इंडिकेट नहीं होती है, तो इनको बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। जबकि न्यूट्रोफिलस, बेसोफिलस और इओसिनोफिलस, इन तीनों के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स इंडिकेट होते हैं, शो होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि अलग अलग डब्ल्यूबीसी में अलग अलग शेप का न्यूक्लियस हो सकता है। अब हम इनका अगर देखें तो लिम्फोसाइट ये हमारी टोटल डब्ल्यूबीसी का पार्ट बनाती है 20 से 25%, और इसका मेन फंक्शन होता है ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म करती है। और एंटीबॉडी हमारी
पैथोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। मोनोसाइट ये 6 to 8% होती है और ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। सबसे बड़ी अगर WBC हम कहें तो वो होती है मोनोसाइट, और ये मोनोसाइट ही वो WBC होती है जो मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होकर के मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है और बड़े मॉलिक्यूल को डायरेक्ट एंगल्फ करती है। क्यों? क्योंकि मोनोसाइट का नेचर फैगोसाइटिक नेचर होता है, ये जर्म्स को डायरेक्ट एंगल्फ कर लेती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा हम बात करें किसके बारे में, इओसिनोफिलस। इओसिनोफिलस कम मात्रा में प्रेजेंट होने वाली WBC होती है और ये एलर्जी करने वाले एलर्जेंस के अगेंस्ट फाइटिंग करने का काम करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बेसोफिलस ये सबसे कम पाई जाने वाली WBC होती है। इनका अमाउंट अगर हम देखें तो 0.5 से 1% टोटल WBC का ये पार्ट बनाती है और इनका फंक्शन होता है ये हमारी आर्टरीज में, वेन में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती है, मीन्स ब्लड को जमने नहीं देती है, तो इसलिए ब्लड लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है। नेक्स्ट WBC आती है जो कि ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है और ये होती है न्यूट्रोफिलस। ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC होती है। मैक्सिमम हमारी बॉडी के अंदर WBC यही होती है और ये कैसी होती है, ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है, डायरेक्ट जर्म्स को या पैथोजन को एंगल्फ करके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इन सभी WBCs का फंक्शन देखा और फंक्शन से हमने फाइनली एक ही डिसीजन पर पहुँचे हैं कि किसी न किसी फॉर्म में हमारी WBC हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इसलिए हमें इनको सोल्जर नाम दिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई आर द WBCs कॉल्ड लाइक ए सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। अब इसका आंसर लिख सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ये जर्म से या बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, तो इसलिए हम इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है तीसरा जो ब्लड कार्पल्सेज है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तीसरी टाइप की ब्लड कार्पल्सेज या ब्लड सेल्स होती है, ये भी बोन मैरो में ही बनती है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा इनका शेप देखें तो ये बाई कॉन्वेक्स होती है। RBC कैसी होती है, बाई कॉन की होती है, जबकि प्लेटलेट्स बाई कॉन्वेक्स होती है। और इनका अगर हम अमाउंट देखें तो ये कितनी होती है, 0.15 से लेकर के 0.35 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनका अगर हम लॉन्ग लाइफ देखें तो इनका लॉन्ग लाइफ 8 से 10 डेज का होता है, 8 से 10 दिन इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है इंजरी वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पर ये ब्लड को क्लोट कर देती है और हमारी जो ब्लड फ्लो है उसको प्रिवेंट करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अगर बॉडी में प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में किस तरह की जो है हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हमने आज के इस वीडियो में ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में स्टडी कर लिया, जिससे प्लाज्मा है, दूसरा है RBC ये इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, 99% होता है, ठीक है। रेड कलर पिगमेंट होता है, साइंटिफिक नेम है इसका एरिथ्रोसाइट। तो WBC है, दो टाइप की है, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी WBC मॉडिफाइड होकर के मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होती है, तो वो होती है मोनोसाइट्स। ये सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप इसमें पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, इजी वे में समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं और वो है फंक्शन ऑफ द ब्लड। स्टूडेंट्स हमने ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट देखे, प्लाज्मा का फंक्शन देखा, RBC का फंक्शन देखा, WBC का फंक्शन देखा। ये सभी फंक्शन इंक्लूड होकर के ब्लड का फंक्शन बनाते हैं, जिससे हमें इसके फंक्शन 1 बाय 1 अगर देखें तो सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द टिश्यू। ये सही है क्योंकि ये काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, RBC कर रही है। मैक्सिमम गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, वो RBC ही करती है।
ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन टू डिफरेंट बॉडी, ये प्लाज्मा का फंक्शन हो गया। वह प्लाज्मा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स हार्मोन्स सप्लाई होते हैं। कंट्रोलिंग द बॉडीज पीएच, बॉडी का पीएच, इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, इम्यून सिस्टम जो कि WBC का काम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड अदर नेसेसरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एज पर द नीड। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल को भी ये कैरी करता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ब्लड्स, और इस टाइप ऑफ ब्लड में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप जो कि कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा क्लासीफाई किए गए थे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।